हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियों पर, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ तो मूल रूप से उस संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, साथ में 8 अनुसूचियाँ थीं। तो हम उन्हीं अनुसूचियों पर बात करेंगे कि वर्तमान में 8 से बढ़कर के 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं और वो संविधान में क्यों रखी गई हैं। क्या वो संविधान का ही भाग हैं या अलग से कोई अन्य चीज़ है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि जो अनुसूचियाँ हैं वो संविधान के आखिरी में कुछ सारणी हैं, टेबल हैं, जिनमें कुछ जानकारियाँ लिखी गई हैं। ये संविधान का ही भाग हैं और इनका भी उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जैसे संविधान के अन्य प्रावधानों का। इनमें भी उसी प्रकार से संशोधन इत्यादि किए जाते हैं जैसे कि संविधान के अन्य भागों में, यानी कि अनुसूचियां जो हैं वो संविधान का ही भाग मानी जाती हैं। इनको आखिरी में सारणी के रूप में क्यों रखा गया है, तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में कोई न कोई प्रावधान किया गया है और कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनमें लिखी गई बात बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, उससे रिलेटेड बहुत सी अतिरिक्त जानकारियाँ भी होती हैं। तो यदि उस एक लंबी जानकारी को उसी अनुच्छेद में रखा जाता तो फिर संविधान को पढ़ने में बहुत सी दिक्कतें आती, कंटिन्यूटी नहीं रहती और ये असुविधाजनक होता। इसलिए जिस अनुच्छेद से संबंधित ज़्यादा चीज़ें होती हैं, विस्तार में उसको समझाना होता है या उसमें कोई टेबल फॉर्म में अतिरिक्त जानकारी होती है, तो उसे एक सारणी बना करके संविधान के आखिरी में रख दिया जाता है और उसी अनुच्छेद में ये चीज़ मेंशन कर दी जाती है कि इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो अनुसूची नंबर इतने में संविधान के भाग में देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि अनुच्छेद 1 जो है, आर्टिकल 1 है, वो कहता है कि भारत जो है, इंडिया या भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अनुच्छेद 1 में इतना लिखा गया, लेकिन इतने से बात पूरी नहीं होती है। इसमें यह भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे मिलकर के भारत संघ बनेगा। तो यदि सभी राज्यों का नाम, सभी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र इत्यादि अगर अनुच्छेद 1 में ही सबका सब लिख दिया जाता तो फिर वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक भ्रामक स्थिति हो जाती, उसको पढ़ने में असुविधा होती और अगले आर्टिकल तक पहुँचने में काफ़ी बीच में डिटेल्स आ जाता। तो ये एक जो पुस्तक लेखन की शैली होती है उसके लिए उचित नहीं होता है। तो अनुच्छेद 1 में सिर्फ इतना लिख दिया गया और उसके बाद वहीं पर ये मेंशन कर दिया गया कि इससे संबंधित जो जानकारी है, यानी जो क्षेत्र भारत में शामिल हैं, उनकी लिस्ट जो है अनुसूची 1 में लिखी गई है। अब आप संविधान को पलटिए, पीछे जाइए, अनुसूची 1 देखिए और उसमें पूरा लिस्टिंग आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अनुसूची 2, 3, 4 किसी न किसी अनुच्छेद से संबंधित हैं। तो आशा है आप अनुसूची समझ गए होंगे क्या है। तो जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। फिर उसके बाद में 4 संशोधनों के द्वारा 4 और अनुसूचियाँ बढ़ाई गई और वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले 2-3 प्रश्न प्रीलिम्स में यही बन जाते हैं कि कितनी अनुसूचियाँ थीं और कितनी हैं। तो 8 थीं और वर्तमान में 12 हैं। फिर जो 4 नई बढ़ाई गई हैं वो कब कब बढ़ाई गई हैं और किस संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लें कि कौन कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है। तो मूल संविधान जो था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स थी अनुसूचियाँ। अभी हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद में नवी अनुसूची बढ़ाई गई। सबसे पहले एक अनुसूची बढ़ाई गई, नवी अनुसूची, और ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई 1951 में। इसको बढ़ाया गया है प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और इसको जो है आर्टिकल
31B के तहत जोड़ा गया। यानी कि ये जो अनुसूची है ये आर्टिकल 31B से रिलेटेड है। 31B में कुछ चीज़ें हैं जिनकी लिस्टिंग जो है यहाँ अनुसूची 9 में आपको मिलेगी। अभी हम उन सब चीज़ों को बाद में बात करेंगे। इसके बाद में 10वीं अनुसूची कब आई? 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान संशोधन नंबर 52 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन इसको इसी तरह लिस्टिंग बना करके पूरा आप लिख लीजिएगा 1985 वर्ष के साथ में। और कौन सा संविधान संशोधन है? 52वां। और कब किया गया? 1985 में किया गया। इसमें क्या चीज़ें हैं वो अभी हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद में 11वीं अनुसूची आई। 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन था। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए किया गया और ग्राम पंचायतें बनाई गईं। तो 73वां संविधान संशोधन और ये किया गया था 1992 में। इसके द्वारा जो है इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसके बाद में 12वीं अनुसूची, इसमें 12 हैं। तो लास्ट वाली जो अनुसूची है ये भी जो है अगला संशोधन जो था 74वां संशोधन 74th अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन, और ये भी जो है 1992 में किया गया था। इसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से वर्तमान में टोटल शेड्यूल जो हैं वो 12 हैं। और शेड्यूल्स में क्या चीज़ें होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। शेड्यूल काफ़ी बड़ा भाग है संविधान का और इसको संविधान के आखिरी में जोड़ा गया है। ये सभी टेबल फॉर्म में है यानी सारणी के रूप में रखी गई हैं और ये किसी न किसी अनुच्छेद से रिलेटेड हैं और उसी अनुच्छेद से संबंधित बातें उस जो है टेबल में रखी जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो टोटल अब 12 अनुसूचियां हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं जो आपके लिए प्रश्न बनते हैं। और बहुत से प्रश्न आपके विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों या अन्य परीक्षाओं के हों, शेड्यूल्स से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और मैं तो समझता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए बोनस पॉइंट की तरह हैं, यानी कि ये तो आपसे गलत होने ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सरल टॉपिक है, ये सबसे सरल टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल अनुसूची। देखिए, प्रथम अनुसूची जो है वो आर्टिकल 1 और 4 से रिलेटेड है। हम आगे अभी संविधान को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 ये सब किन चीज़ों से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रथम अनुसूची है वो अनुच्छेद 1 एवं 4 से संबंधित है, 4 से संबंधित है। आपको पता है कि अनुच्छेद 1 और 4 किन चीज़ों से रिलेटेड हैं? तो ये भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों से रिलेटेड हैं। अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और अनुच्छेद 4 भी जो है वो राज्य में परिवर्तन से संबंधित रिलेटेड है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे भी। तो इस सूची में क्या रखा गया है, संबंधित है वो अलग क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें जो है भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। यानी कि अगर आप सूची नंबर 1 देखोगे जाकर के तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। संविधान में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा कि कौन कौन से राज्य हैं भारत में, और राज्य जब घटते बढ़ते हैं तो वो इसी
अनुसूची में जो है संशोधन करके राज्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जाती है। कभी जैसे कि अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जो संशोधन किया गया, तो यहाँ पर लिस्ट जो है वो चेंज की जाती है। भारत के राज्यों यानी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के नाम क्या होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे, यानी वो किस न्यायपालिका के क्षेत्र में आएंगे, ये सारा विवरण जो है प्रथम अनुसूची में रखा गया है। और इसी से रिलेटेड जो है वो अनुसूची जो अनुच्छेद 1 और 4 भी हैं। जब कभी भी राज्यों के जो है नाम और सीमाओं इत्यादि में परिवर्तन करना होता है तो फिर इसी में संशोधन किया जाता है। और अब अनुसूची 2 पर बात करते हैं। सिंपल है, प्रथम अनुसूची में कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरी अनुसूची भी बहुत सरल है। आपको पता है कि भारत में कुछ संवैधानिक पद होते हैं। उन संवैधानिक पदों को कितना वेतन भत्ता पेंशन इत्यादि दिया जाएगा, इसका विवरण जो है अनुसूची 2 में दिया गया है। भारत में कौन कौन से संवैधानिक पद होंगे आपको विभिन्न अनुच्छेद में मिल जाएगा। कहीं आपको राष्ट्रपति, कहीं पर आपको राज्यपाल मिलेगा, कहीं पर आपको लोकसभा का अध्यक्ष पढ़ना होगा, कहीं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ना होगा, कहीं पर आपको कैग पढ़ना होगा। इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदों के नाम दिए गए हैं, कहीं पर मंत्री इत्यादि जो हैं। तो उन सभी लोगों को क्या वेतन भत्ते सुविधाएं इत्यादि दी जाएंगी, ये विवरण जो है अनुसूची 2 में दिया गया है। तो अनुसूची 2 में किन किन लोगों के वेतन और भत्ते का विवरण दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है टॉप से लगा के बॉटम सबका दिया गया है। प्रमुख संवैधानिक पदों का ही इसमें विवरण दिया गया है। और यहाँ पर हम तो देखिए क्या इसमें चीज़ है। दूसरी अनुसूची में क्या है, संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां वेतन एवं भत्ते तथा विशेषाधिकार, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उनको, विशेषाधिकार इसमें जो है इस सूची में दिए गए हैं। यानी कि आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन या उपराष्ट्रपति जिसको सभापति के रूप में वेतन मिलता है, तो इन सब का वेतन इत्यादि कहाँ पे दर्ज होगा संविधान में, तो वो दूसरी अनुसूची में आपको जाकर के देखना होगा। संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां शब्द जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बाकी सभी को वेतन भत्ते इत्यादि विशेषाधिकार जो भी प्राप्त होंगे वो सब कुछ इसमें दिया गया है। तो कौन कौन से लोगों का इसमें दिया गया है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति एक चीज़, दूसरा जो है राज्यपाल जो लोकसभा होती है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। राज्यसभा में होते हैं सभापति और उपसभापति, तो उनका भी दिया गया है। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपसे एक लिस्ट छांटने को दी जा सकती है कि किसका वेतन एवं भत्ते वहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। और इसी प्रकार से आप स्टेट में चले जाइए तो 2 वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, विधानमंडल में सदन, एक मिलेगा आपको राज्यों की विधानसभा।
राज्यों की विधानसभा में क्या होता है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। और जिन राज्यों में विधान परिषद भी होती है, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। आप कमेंट करके बताइए हमें कि कौन कौन से भारतीय राज्यों में विधान परिषद भी है। तो जहाँ विधान परिषद होगी वहाँ पे सभापति और उपसभापति होंगे, तो उनकी भी वेतन का जिक्र इसमें दिया गया है। राज्यों की विधान परिषद, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, इनका वेतन क्या होगा? इसके बाद जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और फिर आप जब राज्य में आएंगे तो आपका उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 कैटेगरी हैं इसमें। और फिर इसके बाद में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, इतने लोगों के जो है वेतन भत्ते, पेंशन या विशेषाधिकार इत्यादि का जो है विवरण अनुसूची 2 में दिया गया है। ये 9 आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं अनुसूची 3 पर, और उससे पहले आप ये जान लें कि यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति नहीं है। उपराष्ट्रपति के नाम से कुछ भी वेतन इत्यादि का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। तो क्या उपराष्ट्रपति को कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है? मिलता है। आपको पता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति है उसको जो वेतन भत्ते इत्यादि मिलते हैं वो सभापति के रूप में मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में। इसको आप नोट कर लें, यहाँ पे नोट लास्ट में लिख लें कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के वेतन मिलते हैं, सभापति के रूप में वेतन भत्ता जो भी सुविधाएं हैं मिलता है। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन क्या संविधान में दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति के नाम से किसी भी वेतन भत्ते का जिक्र संविधान में नहीं है, तो उसको सभापति के रूप में मिलता है। जब कभी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो जाती है, अगर मृत्यु इत्यादि हो जाती है या किसी वजह से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है और उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनता है, तो फिर उसको जो है सभी वही वेतन भत्ते सुविधाएं मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, तब जाकर के उसे राष्ट्रपति के रूप में वेतन दिया जाता है। तो ये जो है आपका दूसरी अनुसूची है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। जो 3rd शेड्यूल है उसमें जो है विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा जो शपथ ली जाती है या प्रतिज्ञान लिया जाता है उसका जो है विवरण दिया गया है। आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न पदों पर विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा जो है शपथ का प्रावधान है, तो वो शपथ क्या होगी तीसरी अनुसूची में दी गई है। तीसरी अनुसूची यहाँ पर क्या है, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या प्रतिज्ञान यानी कि अफर्मेशन का प्रारूप यहाँ दिया गया है।
यानी कि वो शपथ में क्या लेंगे, क्या चीज़ की कसम खाएंगे, किस प्रकार की भाषा होगी। ये अगर आर्टिकल में लिखा जाता तो बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि शपथ ही बहुत ज़्यादा 8, 10, 20 पन्नों में आ जाएंगी। तो क्या शपथ होंगी वो तीसरी अनुसूची में लिखी गई है, बाकायदा उसका पूरा फुल भाषा लिखी गई है कि क्या शपथ उनके द्वारा ली जाएगी। शपथ और प्रतिज्ञान दो चीज़ें यहाँ पर हैं। शपथ और प्रतिज्ञान दोनों एक ही चीज़ हैं। शपथ ईश्वर की ली जाती है, और कुछ लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो जो है प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञान एक ही बात है, दोनों शपथ या प्रतिज्ञान, जैसा जिसकी इच्छा हो वो करता है। इसका प्रारूप पूरा हर एक व्यक्ति के द्वारा कौन कौन सी शपथ ली जाएगी वो इसमें विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर किन किन लोगों का दिया गया है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो शपथ का प्रावधान दिया गया है, इसमें संसद एवं राज्य विधान मंडलों के उम्मीदवार, यानी कि जब वो सदस्य नहीं बनते हैं, जो लोग संसद में या राज्यों की विधानमंडलों में जो प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको भी एक शपथ लेनी होती है। उस शपथ का विवरण भी इसमें दिया गया है। और उसके बाद जो सदस्य बनते हैं, यानी कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्य, राज्य विधान मंडलों के सदस्य यानी एमपी और एमएलए के सदस्य, ये जो है क्या शपथ लेंगे। और इसके बाद आपको पता है कि केंद्र में भी मंत्री होते हैं और राज्य में भी मंत्री होते हैं, यानी कि संघ एवं राज्य के मंत्री, इनकी शपथ दी गई है। इसके बाद जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी शपथ का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च हाई कोर्ट न्यायालयों के न्यायाधीश, इनकी शपथ का विवरण। और कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी शपथ का प्रारूप दिया गया है। बस इतने लोगों की शपथ का प्रारूप दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। इसको बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट लिखें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल, क्योंकि अभी आपने देखा था कि इनके वेतन वगैरह तो दिए हुए थे वहाँ पर, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ क्या होगी, शपथ का विवरण तीसरी अनुसूची में नहीं है। तीसरी अनुसूची में नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये लोग कहाँ से शपथ लेते हैं? क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ नहीं लेते हैं? तो बिल्कुल लेते हैं। तो इनकी शपथ का प्रावधान जो है अन्य अनुच्छेद में दिया गया है और वहीं से इनका पूरा प्रारूप वहाँ पर दिया गया है। तो कहाँ कहाँ पे दिया गया है, वैसे इसको आप वहाँ पढ़ेंगे भी, फिर भी आप यहीं पे लिख लीजिए कि राष्ट्रपति का जो है इनका दिया गया है अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का जो दिया गया है अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल का दिया गया है अनुच्छेद 159 में। बाकी अगर आपसे बात की जाए कि मंत्री वगैरह या लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं या ये लोग किस चीज़ की कैसी क्या शपथ लेते हैं, तो आपको पता है कि वो सब जो है एमपी और एमएलए होते हैं। इसीलिए वो जो यहाँ पर आपने लिखा कि संसद एवं
राज्य विधानमंडलों के सदस्य वही शपथ लेते हैं, उनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती है, क्योंकि उन्हीं में से वो एक व्यक्ति बनते हैं अध्यक्ष वगैरह। तो यहाँ पर जो है ये 3 आप अनुच्छेद याद रखिएगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 60 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 में, राज्यपाल 159 में इनका शपथ का विवरण दिया गया है। बाकी लोगों का जो शपथ का विवरण है इन सबका जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की शपथ लेते हैं, तो आप यहाँ पर समझें जो राष्ट्रपति होते हैं या जब कभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है या राज्यपाल हैं, तो ये लोग जो है संविधान के जो है रक्षण की शपथ लेते हैं, परिरक्षा की, प्रतिरक्षा की, इन सब चीज़ की शपथ ये लेते हैं। संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। राज्यपाल के द्वारा भी अपने पद पे कार्य करने के साथ साथ जो है संविधान के परिरक्षण की शपथ ली जाती है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनता है तो उसके द्वारा भी वही राष्ट्रपति वाली ही शपथ ली जाती है। जो मंत्री वगैरह होते हैं, जो मंत्री बनते हैं केंद्र में या राज्यों में, तो वो लोग अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। एक तो पद पर जो कार्य है उसकी शपथ अपना लेते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए अगर उनको कोई जो है भारत के सीक्रेट बातें जो उनको शेयर की जाएंगी, बताई जाएंगी, वो किसी को बिना वजह नहीं बताएंगे जब तक कि कार्य के लिए आवश्यक ना हो। तो इस तरह से वो पद की शपथ अलग लेते हैं और गोपनीयता की शपथ अलग लेते हैं। यानी पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो मंत्री इत्यादि के द्वारा ली जाती है। जो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये सभी लोग जो है संविधान में सच्ची निष्ठा और विश्वास की शपथ तो लेते ही हैं। ये जो उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये जो है अपने पद पर रहते हुए किसी के साथ द्वेष या जो है सद्भावना में ना पड़ करके, किसी के प्रति घृणा में ना पड़ करके संविधान एवं विधि के सम्मान के लिए अपने पद और कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, बिना भय के, बिना डर के, यानी कि ना तो किसी के हित में और ना ही किसी के जो है अहित में जानबूझ करके पढ़ के निस्वार्थ भाव से न्याय जो है वो करेंगे। इस प्रकार की शपथ जो है वो न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग लोगों के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार की शपथ ली जाती हैं। आपको 2-3 विशेष करके याद रखनी है कि देखिए, संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण और सुरक्षा इत्यादि की जो शपथ है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जब बनता है और राज्यपाल के द्वारा ली जाती हैं। और जो है जो मंत्री वगैरह होते हैं वो पद एवं गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं और उच्चतम न्यायालय इत्यादि के न्यायाधीश जो होते हैं वो संविधान एवं विधियों के जो है उनके सम्मान की और साथ में बिना द्वेष भावना के न्याय करने की शपथ भी लेते हैं। तो इस प्रकार से अनुसूची 3 में शपथ का विवरण दिया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 4 में। तो आपको पता है कि भारत में जो संघ है वहाँ पर संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। आपको ये भी पता है कि लोकसभा में पूरे भारत से जो है सांसद चुन करके जाते हैं और राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राज्य के विधानमंडलों के द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं। तो कौन सा राज्य राज्यसभा में कितने मेंबर भेजेगा, यानी कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के लिए सीटें निर्धारित होती हैं, तो कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी इसका विवरण अनुसूची 4 में दिया गया है। चौथी अनुसूची, जैसे कि आपको पता है कि संसद होती है, जो संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। जो लोकसभा होती है वहाँ पर भी एमपी होते हैं, राज्यसभा में भी एमपी ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में सीधे इलेक्शन हो करके एमपी पहुँचते हैं, जो हमारे यहाँ सांसद होते हैं इलेक्शन लड़के पहुँचते हैं। राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। कहाँ से पहुँचते हैं ये जो है जो राज्य के विधानमंडल होते हैं, राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा, विधान परिषद वगैरह, ये जो सदस्य होते हैं यानी राज्यों के जो एमएलए होते हैं वो लोग चुन करके राज्यसभा में मेंबर भेजते हैं।
और कुछ मेंबर राज्यसभा में मनोनीत भी किए जाते हैं, वो भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो किस राज्य से कितने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे, यानी सीटें किस राज्य की कितनी होंगी, इसका विवरण जो है वो अनुसूची 4 में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लिए, क्योंकि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी सीटें आवंटित हैं, के लिए सीटों का आवंटन। देखिए, भारत में हर एक राज्य को बराबर सीटें नहीं दी गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल सिस्टम अपनाया गया है, यानी कि जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य की उतनी ज़्यादा सीटें राज्यसभा में होंगी। और इस गणना में जो है 1971 की जनसंख्या गिनी जाती है और 26 में इसको फिर से चेंज किया जाएगा, तब उस जो है लेटेस्ट वाली जनसंख्या ले ली जाएगी। अभी तक जो जनसंख्या मानी जा रही है वो 1971 वाली मानी जा रही है, उसी के अनुसार सीटें बांटी गई थी। तो यहाँ पर सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है और हर एक राज्य के लिए बराबर सीटें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें, 31 सीटें उत्तर प्रदेश की जो है राज्यसभा में है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इसके बाद जो है महाराष्ट्र की 18 सीटें हैं। फिर आप देखते हो कि और राज्य इसके नीचे ही आते हैं। अमेरिका वगैरह में क्या है, अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि वहाँ पर जो है 50 राज्य हैं, 50 राज्य यूनाइट हैं और हर राज्य के लिए 2-2 सीटें हैं वहाँ पर, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, यानी जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, हर एक राज्य को बराबर संख्या में सीटें वहाँ पर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हर एक राज्य को बराबर सीटें न दे करके जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से सीटें दी गई हैं। तो चौथी अनुसूची ये हो गई। इसके बाद आती है आपकी 5वीं अनुसूची। इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे भी, जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे हम या संसद को पढ़ेंगे तब आपको हम वहाँ पे और डिटेल में बताएंगे कि किस राज्य की कितनी सीटें हैं। 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो है वो प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पर अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची में जो है आप दर्ज करेंगे कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध इसमें दिए गए हैं। उपबंध ये जो है आर्टिकल 244 से रिलेटेड है। अब ये जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र हैं इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट के जनजाति क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, उनके लिए अलग से प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। तो यहाँ पर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंधी जो उपबंध है जो कि आर्टिकल 244 और उसके क्लाज से संबंधित हैं, और इसी के साथ में आप यहीं पे दर्ज करेंगे 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये विशेष करके 4 प्रदेशों से रिलेटेड है। कौन कौन से? असम। देखिए यहाँ पर किसी प्रदेश का नाम नहीं दिया गया है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। 6ठी अनुसूची में जो है वो 4 प्रदेश हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मिजोरम के जनजातीय
क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। इन क्षेत्रों में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति को जो है इन क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी रिपोर्ट पहुंचाते हैं, जब भी राष्ट्रपति चाहे या फिर साल में एक बार। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों एक ही जैसी हैं। आपको अंतर इतना याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्पेशली 4 प्रदेशों के लिए 6ठी अनुसूची में प्रावधान रखे गए हैं और बाकी जो है 5वीं अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपबंध जो है वो रखे गए हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है वो एक संघ है, एक फेडरल सिस्टम भारत में है और जहाँ पर संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पर केंद्र एवं राज्य 2 सरकारें होती हैं। तो फिर ऐसे में सरकारों के मध्य शक्तियों को लेकर के कोई भी विवाद न उत्पन्न हो, इसीलिए रिटन फॉर्म में जो है शक्तियों का बंटवारा होना जरूरी होता है। तो भारत भी एक फेडरल सिस्टम है, यहाँ पर भी एक केंद्र सरकार होती है और राज्यों में राज्य की सरकारें होती हैं। तो केंद्र और राज्य किन किन क्षेत्रों में विधियाँ बनाएंगे, यानी कि विधिक रूप से उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है संविधान में। और बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से टॉपिक हैं, इसीलिए इसको किसी एक अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं था। तो एक अनुसूची बना करके वहाँ पर केंद्र कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगा। और फिर जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है समवर्ती सूची का विचार भी ग्रहण किया था, जिसमें कि ऐसे विषय रखे गए जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और हमारे देश में जो बची हुई शक्तियां हैं यानी अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास रहती हैं, कनाडाई मॉडल यानी कि मजबूत संघ की विचारधारा। तो यहाँ पर देखिए 7वीं अनुसूची क्या है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर रखा गया है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधिक शक्तियों का बंटवारा, विधि बनाने की शक्ति जो होती हैं, विधिक शक्तियों का बंटवारा जो है यहाँ पर रखा गया है। और इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां, यानी कि इस अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? एक है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, एक है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और एक है कंकर्ड लिस्ट यानी समवर्ती सूची। और इन सूचियों में जो है पूरे हर एक टॉपिक को विधिवत लिख दिया गया है कि कौन से टॉपिक पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी। तो आप सभी को पता है कि संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार, और राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर जो है केंद्र एवं राज्य सरकारें, दोनों केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों जो है कानून बना सकती हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर एक ही विषय पर दोनों ही सरकारें समान क्षेत्र में कानून बना दें एक ही टॉपिक पे, तो फिर वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून जो है वो प्रभावी माना जाएगा। और अवशिष्ट विषय यानी कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जो तीनों सूचियों में कहीं भी नहीं वर्णित हैं, अचानक से नए सामने आ जाएंगे, तो फिर वो विषय केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे, यानी अवशिष्ट विषय जो है वो केंद्र सरकार के पास में रहेंगे। तो इन चीज़ों को देख करके पता चलता है कि अपने देश में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और यही जो है संघीय मॉडल है कनाडा का। तो इसमें कितने कितने विषय हैं ये भी स्पष्ट तरीके से लिखे गए हैं, और वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे 100 विषय हैं, 100 टॉपिक इसमें लिखे गए हैं। राज्य सूची में जो है 60 विषय हैं, और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं। अब जब संविधान पहले शुरुआत में बना था तब विषयों की संख्या अलग थी, तो वो भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में
संघ सूची या किसी अन्य सूची में कितने विषय हुआ करते थे। तो संघ सूची में पहले जो है मूलतः यानी शुरू में 97 थे और राज्य सूची में जो है 66 थे पहले, और यहाँ समवर्ती सूची में जो मूलतः कितने थे 47 विषय थे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि संघ सूची में 3 बढ़ा दिए गए, राज्य सूची में कम कर दिए गए, समवर्ती सूची में 5 बढ़ा दिए गए। इस प्रकार से संघ को और मजबूत बनाया गया। संघ सूची में विषय भी बढ़ाए गए और समवर्ती सूची पे विषय बढ़ाए गए, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, और राज्य की शक्तियाँ कम की गई, राज्य के 5 विषय कम कर दिए गए। तो इस प्रकार से मजबूत जो है संघ भारत में पाया जाता है। तो 7वीं अनुसूची में ये चीज़ें रखी गई हैं। अब इसके बाद आती है आपकी 8वीं अनुसूची। ये मूलतः 8 अनुसूची जो है वो मूल संविधान में थी। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान के द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता दी जाती है उनकी लिस्ट जो है वो 8वीं अनुसूची में रखी गई है। जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और वो 14 भाषाएं इस अनुसूची में रखी गई थीं। बाद में विभिन्न संशोधनों के द्वारा इसमें 8 और भाषाएं बढ़ाई गई। इस प्रकार से वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो उन सभी 22 भाषाओं के नाम जो है यहाँ पर रखे गए हैं। तो इसमें क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। सबसे पहले तो ये जाने कि इसमें है क्या, संविधान द्वारा मान्य भाषाएं यहाँ पर रखी गई हैं। तो इसमें मूल संविधान में थी मूलतः 14 भाषाएं थी। शुरुआत में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में संशोधन के द्वारा जो है बढ़ा करके 22 भाषाएं हो गई हैं, भाषाएं हैं। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही तरीके से प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पुस्तक में आप एक सरसरी निगाह से 22 भाषाओं को पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। भारत की ही सभी भाषाएं हैं। एक नेपाली भाषा है, वो भी भारत में सिक्किम वगैरह में बोली जाती है। तो 22 भाषाएं इसमें हैं। लेकिन कुछ प्रश्न आपके आ जाते हैं जो 3 संशोधनों के द्वारा कुछ भाषाएं इसमें जोड़ी गई, 14 से 22 कैसे हो गई, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 14 तो थी शुरुआत में। इसके बाद में एक भाषा है सिंधी। सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया था 1967 में। 1967 में 21वां संशोधन। तो एक ये बढ़ गई। इसके बाद में 3 भाषाएं फिर बढ़ाई गई। एक थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये जो है 1992 में 3 भाषाएं बढ़ाई गई और ये संशोधन था 71वां संशोधन। 71वां संशोधन। 3 ये बढ़ाई गई तो कितनी हो गई, 3 1 4 बढ़ गई, 4 और हैं तो एक संशोधन किया गया, 4 और भाषाएं बढ़ाई गई। वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जो है 2003 में बढ़ाई गई हैं, 2003 में, और ये जो है 92वां संशोधन है। तो इस प्रकार से देखिए 1 3 4 और 4 8, ये 8 और बढ़ा दी गई और ये 14 पहले से थीं। इस प्रकार से टोटल 22 भाषाएं इसमें, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सभी भाषाएं इसमें हैं, हिंदी भी है। इस सूची में अंग्रेजी भाषा नहीं है, याद रखिएगा। जो ये 22 भाषाओं की लिस्ट है इसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है, हिंदी है। तो ये टोटल 22 भाषाओं की लिस्टिंग इसमें की गई है और ये संशोधनों के द्वारा 8 भाषाएं बाद में बढ़ाई गई हैं। तो इतनी अनुसूची मूल संविधान में हुआ करती थी। इसके बाद में
4 अनुसूचियां बढ़ाई गई हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो किन संशोधनों के द्वारा बढ़ाई गई है और उनमें क्या चीज़ें रखी गई हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। जब भारत आज़ाद हुआ, आपको पता है भारत में जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के समय में चला करती थी और बहुत से जमींदार हुआ करते थे जिन्होंने बहुत सा खेत बना लिया था, बहुत ज़्यादा संपत्ति उनके पास हुआ करती थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सोचा गया कि क्यों ना जमींदारी हटा करके जो है भूमि जो है वो किसानों में बांटी जाए जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो उस समय जमींदारी उन्मूलन के लिए तमाम प्रावधान किए गए, कानून लाए गए विभिन्न राज्यों में। अब चूंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार उस समय हुआ करता था, आपको पता है कि शुरुआत में संविधान में संपत्ति को मौलिक अधिकार में रखा गया था, तो फिर किसी की संपत्ति को कैसे सरकार ले सकती थी। तो इसलिए कोर्ट में लोग जाने लगे, चैलेंज करने लगे इन कानूनों को। तो फिर इससे बचने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया, संविधान में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस सूची में कहा गया कि यदि कोई कानून इस सूची के अंतर्गत रख दिया जाएगा तो फिर उसको जो है कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा संशोधन करके ये 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई और ये सबसे पहला संशोधन था, क्योंकि आज़ादी के बाद में सबसे पहला काम यही शुरू किया गया था। तो उसमें क्या किया गया, जमींदारी ख़त्म करने के लिए, यानी कि संपत्ति लेकर के बांटने के लिए जो भी कानून बनाए जाते थे विभिन्न प्रदेशों में, उन सबको कानून को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता था। और 9वीं अनुसूची के विषय में संशोधन करके ये लिख दिया गया था कि इस अनुसूची में जो भी कानून रखा जाएगा उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि अब व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता था इसके खिलाफ। हालांकि इसमें बहुत से विवाद हुए, हम जब पढ़ेंगे डिटेल में जमींदारी उन्मूलन वगैरह तब उसको हम और डिटेल में समझेंगे। अभी आप यहाँ पर ये समझें कि 9वीं अनुसूची में क्या रखा गया था और क्यों रखा गया था। तो इसमें जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून रखे गए थे। इसमें क्या रखा गया था, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून रखे गए थे इसमें। और इसके बाद में ये क्वेश्चन ये बनता है कि इसको जोड़ा कब गया था, क्योंकि पहले तो ये थी नहीं। तो ये जो है प्रथम संशोधन 1951 द्वारा आर्टिकल 31B के तहत जोड़ी गई थी ये। तो इसमें यही सब जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, यानी इससे रिलेटेड सब इसमें रखा जाता था। इसके बाद ये हुआ कि शुरुआत में तो इसमें यही कानून रखे गए, लेकिन बाद में जो है सरकारें कुछ चालाकियां करने लगीं। जब भी सरकार को लगता कि ये कानून मैं पारित करूंगा और जनता इस पे बहुत ज़्यादा विरोध करेगी, लोग कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो वो चुपके से उस कानून को उठा करके अनुसूची 9 में डाल दिया करते थे। यानी कि इसका दुरुपयोग करने लगे ताकि कोई भी इस कानून के खिलाफ उसमें कोर्ट में ना जा पाए। तो फिर इसमें विवाद होना शुरू हो गए, क्योंकि इस अनुसूची का बहुत दुरुपयोग होने लगा सरकारों के द्वारा ही। तो फिर आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया और केशवानंद भारती केस आपने पढ़ा, जो 24 अप्रैल 1973 में उसका निर्णय आया, जो बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जब तक जमींदारी संबंधी कानून बनाए गए थे, यानी कि 1973 से पहले जितने कानून 9वीं अनुसूची में रख दिए गए थे उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद में यानी 1975 इत्यादि में बाद में जो कानून इसमें रखे गए हैं उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो अनुसूची 9 में रखे गए कानूनों की भी समीक्षा की जा सकती है। यानी कि इसका जो प्रयोजन था वो अब वैसा नहीं है। अब कोई नया कानून अगर 9वीं अनुसूची में भी रख दिया जाता है तब भी उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बस केवल 1973 से पहले जितने कानून इसमें रख दिए गए थे, यानी जो
भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित ही थे ज़्यादातर, उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसका एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लें कि इसमें रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और नोट, यहीं पे नोट करें, यानी ऐसा अब बिल्कुल सर्वथा सत्य नहीं है, कुछ मामलों में नहीं की जा सकती है। तो 24 अप्रैल 1973 ये क्या डेट है? ये केशवानंद भारती वाले केस की डेट है। केशवानंद भारती निर्णय इस डेट में हुआ था के बाद रखे गए कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। यानी कि पहले जो कानून रख दिए गए वो छोड़ करके बाद में इसका दुरुपयोग न हो, इसीलिए अब ये अन्य जो सूचियां हैं उसी की तरह व्यवहार करती है। तो ये 9वीं अनुसूची है। इसके बाद आपका जो अगला नंबर है वो है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, देखिए 10वीं अनुसूची लाई गई इसलिए क्योंकि भारत में एक ऐसा समय आ गया जब दल बदलने वाला जो सिस्टम था वो बहुत चरम पे पहुंच गया। लोग किसी पार्टी से जीत करके आते, फिर उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते, दूसरी से तीसरी में चले जाते थे, जिससे सरकारें गिरने लगी और जो है बार बार भारत में अस्थिर सरकारें बनने लगी। यानी कि जब लोग चाहते थे वो सरकारें गिरा दिया करते थे। यानी दल बदलने की जो बीमारी थी उसको दूर करने के लिए दल बदल रोधी कानून लाया गया और उसको जो है इस 10वीं अनुसूची में जगह दी गई। तो 10वीं अनुसूची एक संशोधन के तहत लाई गई है और वो संशोधन है 52वां संशोधन, 52वां संविधान संशोधन संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसको द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या रखा गया है? तो इसमें जो है आप बताएंगे कि दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल रोधी कानून इसमें रखा गया है। अब दल बदल रोधी कानून एक बड़ा विषय है, पूरा एक्ट है ये, इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब संविधान संशोधन वगैरह पढ़ेंगे। दल बदल कानून पे पूरा एक अलग से क्लास होगा, टॉपिक अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे अलग से क्लास करेंगे। सिर्फ आप यहाँ पर ये समझ लें कि कुछ ऐसे कानून बनाएंगे जिससे कि लोग बार बार अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में न जाएं, क्योंकि इससे जो है राजनीतिक बुराई फैलती है। लोग एक दूसरे को पैसा दे करके तोड़ते हैं, सांसदों को, विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, जिससे सरकारें गिरती हैं और एट लास्ट इससे देश का नुकसान ही होता है। तो फिर दल बदल रोधी कानून लाया गया जिसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है 1985 में। इसके बाद में दो बहुत महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर जो 11 है वो पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम पंचायतों में जो गठन किया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है, इससे रिलेटेड जो है संवैधानिक रूप से पंचायती राज को लागू किया गया। तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है और ग्राम पंचायतों में जो है 29 विषय बना करके उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ उनकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, कुछ शक्तियां तय की गई हैं। इन सब का विवरण जो है आपके 11वीं अनुसूची में रखा गया है और ये संशोधन नंबर 73 यानी 73वां संविधान संशोधन 1992। तो सबसे पहले तो इसको ये लिखें कि कब ये जोड़ी गई। तो ये जोड़ी गई है आपकी 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसमें क्या रखा गया है? तो इसमें जो है पंचायती राज,
पंचायतों की जो पूरी व्यवस्था है इसमें जो है रखी गई हैं, यानी पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, इनका विवरण इसमें रखा गया है। और इसमें जो है कुल 29 विषय हैं। इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय, यानी 29 टॉपिक हैं इस लिस्ट में, 11वीं लिस्ट में। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि पंचायती राज से संबंधित कुल कितने विषय रखे गए हैं 11वीं सूची में, तो आपका उत्तर होगा 29 विषय। किससे रिलेटेड है? पंचायतों से रिलेटेड है। क्या रखा गया इसमें? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां इत्यादि का विवरण जो है वो 11वीं सूची में है। और इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और इसी के साथ में 74वां संविधान संशोधन भी किया गया, और उसमें यही सेम चीज़ें जो है नगर पालिकाओं के लिए, यानी कि नगर पंचायत के लिए रखा गया। तो अगली जो हमारी सूची है वो है 12वीं सूची, 12वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर 12 अनुसूची। इसमें क्या है देखिए, इसको लाया गया 74th अमेंडमेंट, 74वां संशोधन, इसके द्वारा इस अनुसूची को बढ़ाया गया। और इसमें जो है नगर पंचायत यानी नगर पालिकाओं से संबंधित जो है, नगर पालिकाओं से संबंधित पंचायत तो इसमें है नगर पालिका, नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, इसी से रिलेटेड है नगर प्रशासन से। और इसमें 18 विषय हैं। इसमें टोटल विषय कितने हैं? इसमें 18 विषय रखे गए हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, कब जोड़ी गई और क्या चीज़ें इसमें हैं, विषय कितने हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों से संबंधित वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो बन सकते थे उनको हमने डिस्कस किया है। आशा है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।